Hello students, once again I welcome you all to Chemistry My Dream। और लास्ट का जो डिस्कशन है आपका, ये देखिए अभी भी सामने रखा हुआ है चैप्टर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, जो हमने टॉपिक दे रखा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके लिए ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमने आपके साथ डिस्कस किया था। और ये जो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने बतलाया था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और सबके लिए हमने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया था। जस्ट मैं इसको 2-3 मिनट के अंदर में फिर से एक बार रिकैप कर दूं। देखिए, पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। खास करके 3D ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है, इन द बिगिनिंग दिस डिक्रीजेस एंड देन इन द मिडवे इट रिमेन्स कांस्टेंट and finally it increases. This is very important property because 3 situations arise at the same time. पहला क्या है कि बिगिनिंग में देखिए इसका साइज डिक्रीज करता है, जिसकी वजह मैंने बताया था आपको, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, तो ये हो जाता है। देन कांस्टेंट है ना, दैट बिकम्स कांस्टेंट इन द मिडवे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर मिडवे में क्या होता है कि जैसे जैसे डी ऑर्बिटल्स भरना शुरू होता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, उसकी सिमेट्रिसिटी बढ़ती जाती है और वो जो शिल्डिंग इफेक्ट है उसका स्ट्रॉन्ग होते जाता है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग इफेक्ट टू मच एक्सटेंट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज काउंटर बैलेंस। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि साइज ऑलमोस्ट जो होता है ना, कुछ एलिमेंट्स तक बीच में कांस्टेंट हो जाता है एंड फाइनली इट इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस इन वैलेंस शेल। और वहाँ पर क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फाइनली द साइज इंक्रीजेस। तो ये है आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में। इसके बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए किया था, तो देखिए यहाँ पर रखा हुआ है कि ड्यू टू ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ n-1d एंड ns ऑर्बिटल्स। इसके बाद देखिए आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, जनरली इसका हायर होता है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, लेकिन ये दिया हुआ है कि दिस हैपेंस इन बिटवीन, क्या होता है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में ये है, तो वहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट से उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या होता है, कम होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में दिया ही हुआ है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक एंड डी ऑर्बिटल, जिसमें वो जो लोन पेयर डोनर जो होते हैं, जिसको लिगेंड भी कहा जाता है, वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कलर्ड कंपाउंड्स की बात है तो मैंने बताया हुआ है कि दिस इज ड्यू टू 2 फैक्ट्स या 2 रीजन्स। नंबर 1 में है डी ट्रांजिशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन सेट ऑफ डी ऑर्बिटल टू अदर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। मैंने बताया था कि 2 सेट्स होता है, एक होता है प्लानर सेट जिसको हम लोग T2G सेट बोलते हैं, और एक होता है एक्सियल सेट जहाँ पर dx² और y² क्या होता है, dx² - y² एंड dz², उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, उसको ईजी सेट बोलते हैं। तो ठीक है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग चैप्टर 5 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ेंगे, जो मैंने बोला था। और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर, जहाँ जहाँ है ना, जैसे मान लीजिए पोटेशियम पर मैग्नेट हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, जहाँ कहीं भी एक्टिव मेटल उसमें मिला हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, तो वहाँ पर वो लगभग चार्ज ट्रांसफर के द्वारा ही जो है वो कलर शो होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर में जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के लिए मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल वैलेंसी एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के कारण जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करते हैं।
और एलॉयज फॉर्मेशन जो है ड्यू टू सिमिलैरिटी इन एटॉमिक रेडियाई, इसीलिए वो क्या होते हैं कि एलॉयज भी बनाते हैं, एक दूसरे से आसानी से मिल जाते हैं। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो एटम्स में कन्वर्ट होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड जो है इसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल इनटू एटम्स, तो वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा देखिए क्या है लास्ट में, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और वो क्या होता है कि ड्यू टू वैकेंट स्पेस, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, इन देयर लैटिसेस, तो जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का लैटिस हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसमें वैकेंट स्पेस होता है, और उस वैकेंट स्पेस में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन जैसे स्मॉलर एलिमेंट्स जो होते हैं ट्रैप्ड हो जाते हैं, जिसके चलते वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है। जिसमें एक एग्जांपल तो मैंने रखा था, ये क्या है, स्टील है, जिसमें देखिए आयरन जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट कार्बन जो है उसके वैकेंट स्पेस में अपनी जगह बना लेता है, जिसके चलते वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो है हमारा जो नया कुछ टॉपिक होगा, इसमें टॉपिक तो बहुत है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, लेकिन क्या है कि ये डी ब्लॉक का इम्पोर्टेंस जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो हमारे डे टू डे लाइफ में भी कितना है उसको जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए वो क्या है, कहता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ, यहां लिख देते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ले लीजिए। इसमें क्या है कि डे टू डे लाइफ में भी होता है, और साथ साथ जो है ऐसे भी जो है ना, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसके लिए देखिए मैं कुछ पॉइंट आपको नोट करवाता हूँ। पहला पॉइंट देखिए, जैसे हम बात करते हैं अभी कैटलिस्ट की, तो देखिए कहाँ कहाँ पर ये किस तरह से कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे आपको एज कैटलिस्ट, तो देखिए कैटलिस्ट के फॉर्म में ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब कहाँ कहाँ है उसको जरा देखना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए हेवर्स प्रोसेस से अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपको याद होगा कि देखिए ये जो है अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो हेवर्स प्रोसेस, यहाँ हम लिख देते हैं हेवर्स प्रोसेस। अब हेवर्स प्रोसेस से जो अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ देखिए हम लोग जो है अमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए देखिए क्या यूज़ करते हैं, आयरन, ए मिक्सचर ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम। तो आयरन एंड मोलिब्डेनम, यहाँ पर आयरन तो कैटलिस्ट है ही, लेकिन मोलिब्डेनम क्या काम करता है, प्रोमोटर का काम करता है। वो अपनी कैटालिटिक टेंडेंसी प्रमोट किसको करता है, आयरन को करता है। तो यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि हियर मोलिब्डेनम MO एक्ट्स एज प्रोमोटर। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हो सकता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक ये हो गया। यहां देखिए कहता है कि इसमें जो है हम लोग और भी देखिए, ये देखिए दूसरा V2O5, इसको हम लोग बोलते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड भी क्या होता है आपका जो है काफी यूजफुल है। वो कहाँ के लिए, इस वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को आप चाहें तो
देखिए मैं बता देता हूं यहाँ पर, ये जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है, देखिए यहाँ पर ये SO2 प्लस O2 जो होता है, ये देखिए यहाँ 2SO3 जो सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है उसका फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाने के लिए, जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीजन में। तो इस तरह से जो है और भी कई जो है इनके कैटलिस्ट वाली बात होती है। जैसे देखिए आपको एक कैटलिस्ट आपको बतलाते हैं, इसको आप बोलते हैं रैने निकेल, है ना। तो रैने निकेल इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रैने ने ही उसको जो है यूज किया था। जैसे देखिए एक होता है आपका हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, ठीक है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है हम लोग निकेल जो रैने ने दिया है, कौन दिया है, रैने ने, इसीलिए रैने सॉरी निकेल बोलते हैं, या NI कर दीजिए, ये निकेल है, ठीक है। तो इससे क्या बन जाता है, फैट बन जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो ऑयल है ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये जो है क्या हो जाता है, सैचुरेटेड होता है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब हम लोग बनाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल जो हम लोग यूज करते हैं, तो इसको हम लोग रैने क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है और भी लिंडलर्स कैटलिस्ट वगैरह है, वहां भी हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से कैटलिस्ट के फॉर्म में भी इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। ये ऐसे पहले भी हम लिखे थे, लेकिन फिर दोबारा हम इसको एप्लीकेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रेटेड क्रिस्टल का भी निर्माण होता है। जैसे देखिए इंपॉर्टेंट हाइड्रेटेड क्रिस्टल, हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स। अब इंपॉर्टेंट हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स किस फॉर्म में, तो देखिए यहाँ ये है आपका FeSO4 7H2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल, ठीक है। कॉपर सल्फेट 5H2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। और व्हाइट विट्रियोल की बात होगी तो लीजिए एक तो स्यूडो ट्रांजिशन से बना लीजिए, ZnSO4 7H2O, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल। देखिए व्हाइट विट्रियोल, ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स हो गया। और भी इंपॉर्टेंट हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स है, लेकिन जो और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बतला दूं कि इन व्हाट वे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब और जो है आपके पास में जरा मैं अभी अभी आपको देता हूं, जब भी हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री की ओर आएंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री तो आप जानते ही है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात को हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। अब जैसे देखिए वहां पर आपने नाम सुना है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब सिल्वर नाइट्रेट किस काम के लिए होता है बताइए, कहता है कि एक्वस सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ये होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ हेलाइड आयन, हेलाइड आयन इन सॉल्ट एनालिसिस। यहां पर आप दे सकते हैं इन सॉल्ट एनालिसिस। अब हेलाइड आयन में क्या है,
आपके पास में क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन, है ना। अब जहां कहीं भी मान लीजिए कोई भी वाटर सॉल्युबल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो, है ना, सॉल्ट हो, तो आप उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन दे दीजिए और देखिए क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी। अगर सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा तो ये थोड़ा सा टर्बिड रहेगा, टर्बिड पीपीटी रहेगा, है ना। लेकिन ये देखिए, और अगर सिल्वर आयोडाइड बनेगा तो ये भी जो है जरा और भी जो है ये क्या हो जाएगा, ग्रेइश हो जाएगा, है ना। और जो है इसको ग्रेइश आप बोलेंगे, ग्रेइश, ठीक है। तो ये जो है प्रेसिपिटेट होगा। लेकिन इसको हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, और मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इसको क्या करेंगे, हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व कराएंगे। तो ये कहता है कि बिल्कुल ये, है ना, जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम लोग यूज करेंगे तो ये हो जाएगा डिसॉल्व, मतलब ये प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होगा। इसको अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो ये पार्शियली डिसॉल्व करेगा, पार्शियली डिसॉल्व्स। लेकिन अगर यही हम सिल्वर आयोडाइड मिलेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो यहां लिखेंगे डज नॉट डिसॉल्व, है ना। तो कहने का मतलब जो है इसमें पार्टिसिपेट, ये जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये डिसॉल्व बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहां पर क्लोराइड है, कहां ब्रोमाइड है और कहां आयोडाइड है। तो ये सब अगर आप इस तरह से एनालाइज करके पढ़ेंगे तो जब आप एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में जाएंगे तो वहां भी आपको काफी इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सिल्वर नाइट्रेट की बात हो गई। दूसरा देखिए, आप कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। जरा देखिए ये क्या चीज है, CrO2Cl2। ये देखिए यहाँ क्रोमियम का बना हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। लिखिए, लिख देते हैं आपके लिए, ये हो गया क्रोमाइल क्लोराइड। अब क्रोमाइल क्लोराइड किस बात के लिए है, आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इटार्ड रिएक्शन में भी काम देगा। कहां कहां काम देगा, देखिए पहला है आपका इटार्ड रिएक्शन, है ना। अब इटार्ड रिएक्शन का काम क्या है, वो कहता है आपको क्या एल्डिहाइड बनाएगा, किससे, टोल्यूइन वगैरह से, या चाहे एल्काइल बेंजीन जो होता है उससे आपको जो है वो क्या बना देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएगा। तो उसको हम लोग इटार्ड रिएक्शन बोलेंगे। और चूंकि अभी इसलिए इटार्ड रिएक्शन आपको डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक का पार्ट है ना, एल्डिहाइड कीटोन का है, वहां पर बताएंगे। तो अभी सिंबॉलिकली आपको लिख लेना है कि इटार्ड रिएक्शन इज यूज्ड, है ना। मतलब आप ये कह दीजिए कि क्रोमाइल क्लोराइड इज यूज्ड इन इटार्ड रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड बाय एल्काइल बेंजीन, बाय एल्काइल बेंजीन। तो बस ये सिंबॉलिकली आपको अभी याद रखना है, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिक में जाएंगे तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये एक इटार्ड रिएक्शन के लिए है। दूसरा कहता है कि ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है वो होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है जी, तो कहता है टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग क्लोराइड आयन। अब यहां पर जो है आप देखिए क्लोराइड आयन एक तो मिला यहां भी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट से, लेकिन यहां पर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों ही डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होगा वो क्या होता है, किसके लिए, Cl- के लिए, मतलब क्लोराइड आयन के लिए जो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होगा। तो वहां पर क्रोमाइल क्लोराइड हम लोग लेते नहीं हैं,
बल्कि क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड बनता है, उसका रेडिश ब्राउन वेपर मिलता है। अब कैसे मिलता है, तो इसमें भी फिर है, आप पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, और मान लीजिए कोई भी आपका क्लोराइड सॉल्ट ले लेते हैं जो वाटर सॉल्युबल होता है। अब इसमें जैसे ही मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, और तो मान लीजिए मिलेगा बाई प्रोडक्ट, लेकिन मेन मिलेगा हमको रेडिश ब्राउन वेपर ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। तो बताइए, क्रोमाइल क्लोराइड का दो जगह आप देख रहे हैं कि नहीं, एक इटाइड रिएक्शन में डायरेक्ट यूज होता है और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के नाम से जाना जाता है व्हेन वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। तो इस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। और भी इतना ही नहीं, आपके पास में उसकी कमी नहीं है, काफी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है आप इस तरह से यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको, ठीक है, यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट हम अधिक इसलिए नहीं लिखेंगे कि उसका एप्लीकेशन अलग से हम लोग पढ़ेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का और पोटेशियम परमैंगनेट के लिए। तो इसीलिए उसकी चर्चा हम लोग अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जो केवल एलिमेंट्स का यहाँ पर हमको देखना है कि वो एलिमेंट किस रूप में जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये सब जो है आपका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोगों के पास में है, और भी कलेक्शन में धीरे धीरे आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए भेज दूंगा। ठीक है, अब जरा हम लोग थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या होता है, वेरिएबल होता है, जो अभी अभी हमने आपको रिवीजन करवाया था कि दिस इज ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ n-1 d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल। अगर ns ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो समझ लीजिए वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और n-1 d ऑर्बिटल्स अगर पार्टिसिपेट करता है ns के साथ साथ तो वो फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्रिएट करता है। तो देखिए, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपको इसका चमत्कार दिखाते हैं। जैसे देखिए, यहां पर कहता है Fe2+ एंड Fe3+, ये देखिए Mn2+ एंड Mn3+, ये सब के सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर क्वेश्चन होते हैं। अब आपसे पूछ देगा कि आउट ऑफ Fe2+ एंड Fe3+, which one is more stable and why? तो आपका आंसर क्या होगा यहां पर, Fe3+ is more stable। अब आप कहेंगे Fe3+ मोर स्टेबल क्यों होगा यहां पर, तो यहां थोड़ा रीजन भी देना है। ये तो मान लीजिए आपको हाफ मार्क मिल जाएगा कि which one is more stable, बट why it is more stable, इसके लिए भी तो आधा नंबर बना हुआ है। तो आप देंगे ड्यू टू हाफ फिल्ड, देखिए यहां D5 ऑर्बिटल्स। अब ये जो D5 ऑर्बिटल है यहां पर वो Fe3+ में होगा, जबकि Fe2+ में क्या होता है, D6 होता है। क्या होता है, तो D6। तो D5 इज मोर स्टेबल देन D6 होगा, इसमें D6 होगा, इसमें D5 होगा। तो इसीलिए इसकी जो स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, जो ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, वो पहले भी हम लोग बता चुके हैं। अब Mn2+ एंड Mn3+ की बात होगी
तो कहता है कि इस दोनों में देखिए Mn2+ ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अब यहां पर जो है D5 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा। ठीक है, तो बतलाइए ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहां हम लोग बोल देंगे, क्या बताएंगे, देखिए यहां हम लिख देते हैं Mn2+ इज मोर स्टेबल, है ना। रीजन इज क्वाइट क्लियर कि यहां पर ये क्या हो जाएगा, D5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, और जगह भी आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो आयंस है इसी तरह से आप स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अब एक जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए जरा, कहता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए पहले इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ये कहां पर जो है ये टर्म यूज होता है। तो कहता है कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब हुआ द रिएक्शन इन विच वन स्पेसीज अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, उसी को बोलते हैं हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब एक ही रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो ये ऐसा तो बहुत है, जैसे मान लीजिए अगर इनऑर्गेनिक की बात होगी तो हम लोग तो जो है ये काम कर सकते हैं। देखिए जरा H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होता है वो H2O और O2 में होता है, तो ये सब तो आप इनऑर्गेनिक में कर सकते हैं। ऐसा ऐसा बहुत रिएक्शन आपको मिलेगा। फास्फोरस को अगर व्हाइट फास्फोरस को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो वहां भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आएगा, फॉस्फीन बनेगा और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड जो है इस तरह से बनता है। लेकिन हम लोगों को किसमें बात करना है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के संदर्भ में। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ये रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जरा आप देखिए और बताइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। कहता है कि Cu+ मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 1 में कॉपर इन एक्वस सॉल्यूशन इज हाईली अनस्टेबल। ये क्या हो जाता है, हाईली अनस्टेबल होता है। किसमें भाई, तो एक्वस सॉल्यूशन में Cu+ इज हाईली अनस्टेबल। तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, तो ये डिकम्पोज कर जाता है किसमें, Cu2+ में एंड Cu में। तो ये इसमें दो क्वेश्चन लगा हुआ है, एक तो लगा हुआ है कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, Cu+ अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा करेंगे तो ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखिए एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट से ये क्या हो जाएगा, +1 से +2 हो गया, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और +1 से 0 हो गया तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जिसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो यह डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू से दैट इन एक्वस सॉल्यूशन Cu+ इज हाईली अनस्टेबल, इट डिकम्पोजेज इनटू Cu2+ एंड Cu। तो ये रिएक्शन कई बार सीबीएसई बोर्ड में इस तरह से पूछा गया है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये हो गया। एक और ऑक्सीडेशन स्टेट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि Mn जो होता है, Mn मैग्नीज, इट शोज वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस शोज a large number of
ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दिया हुआ रहता है कि व्हिच ट्रांजिशन एलिमेंट शोज ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वहां पर कौन सा आंसर आएगा आपके पास? Mn आएगा। ये कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन बहुत है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, है ना, इसीलिए हमने पहले ही इसका हेडलाइन जो है लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए क्वेश्चन हो गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर में लेते हैं। अब देखिए पांचवा जो है ये थोड़ा सा हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर से बात करते हैं। अब इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछता है? एक तो हुआ है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो वो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, इन वैलेंस ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई दे शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये तो हो गया, है ना, लेकिन कहता है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट से ये कैसे रिलेटेड है। तो देखिए जरा, मैग्नेटिक मोमेंट की जब बात होगी तो दिस इक्वल टू होता है अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटन होता है, बोर मैग्नेटन, जिसको हम लोग सिंपली Bm बोलते हैं, इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो वहां पर n क्या है? तो यहां लिख देंगे कि हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि भाई Fe जो 26 है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि Mn2 प्लस जो होता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो। तो बताइए सबका क्या करेंगे हम लोग? कॉन्फ़िगरेशन लिख डालेंगे। अब यहां पर Fe26 का अगर हम लोग देते हैं तो बताइए Fe26 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये आर्गन हो जाता है, ये होता है 3d6, है ना, और ये 4s2 होता है। पहले तो 4s2 में जाएगा फिर 3d6 में आएगा। तो यहां पर जो 3d6 है, देखिए ये 3d6 कहलाता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? n इज इक्वल टू 4 हो गया, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू, देखिए इसको मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर n इंटू एन प्लस 2, तो 4 इंटू 4 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 24 हो जाएगा। अब रूट अंडर 24 आप डायरेक्ट लिख दीजिए, या अगर आपको चाहिए कि थोड़ा और तोड़ दें तो इसको आप तोड़ सकते हैं इस तरह से, है ना। ये हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा। देखिए 4 का 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट जो बाहर आ जाएगा, और ये रूट अंडर 6 रह जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में हो या कंपटीशन में हो वो पूछ सकता है, MCQ वगैरह में, जो हम बाद में आपको करवाएंगे। ठीक है, उसी तरह से Mn2 प्लस के लिए अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? इस केस में हो जाएगा आपका 3d5, और जैसे ही 3d5 होगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 4 की जगह 5 पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 2, जिसको हम लोग रूट अंडर 35
बोलेंगे। तो इस तरह से जो है मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो देखिए, जैसे एक होता है बेयर्स रिएजेंट। अब जैसे देखिए 6 में आपको हम बताते हैं, कुछ और कलेक्शन आपके लिए है। ये देखिए बेयर्स, BAE कर दीजिए YERS, बेयर्स रिएजेंट। इसको देखिए ये क्या होता है। इसके बाद जो है मतलब रिएजेंट के फॉर्म में, इसको एज ए ये कहिए लेबोरेटरिकल रिएजेंट के फॉर्म में, मतलब इंपॉर्टेंट रिएजेंट के फॉर्म में, ये जैसे बेयर्स रिएजेंट हो गया। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉलेंस रिएजेंट, है ना। देखिए रिएजेंट के फॉर्म में हम इसको दे रहे हैं। इसके बाद तीसरा रहेगा फेलिंग सॉल्यूशन। क्या रहेगा, फेलिंग सॉल्यूशन, है ना। ये सब के सब जो है, जैसे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये सब जो है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही इसमें मिला हुआ है। कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो जरा देखिए। बेयर्स रिएजेंट जो होता है वो होता है एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो एल्केलाइन मतलब थोड़ा सा हम लोग क्या कर देंगे, अल्कली मिला देंगे। तो एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, देखिए यहां पर KMnO4, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। तो यहां पर Mn क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है पोटेशियम परमैंगनेट के फॉर्म में। तो आपको मैंने ऐसे भी बोला है कि जब पोटेशियम परमैंगनेट अलग से पढ़ाएंगे तो वहां भी ये रिपीट हो जाए, क्योंकि वहां भी तो हमको यूजेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ाना ही है। अब जैसे टॉलेंस रिएजेंट की बात होगी तो ये क्या होता है, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। अब अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट के लिए हम लोगों को, आप जानते हैं कि अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, ऐसे तो आप जानते हैं कि ये NH4OH प्लस AgNO3, ये अगर मिला देंगे तो ये टॉलेंस रिएजेंट होगा। लेकिन मिला करके क्या बनाता है, ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, देखिए आपके सामने में हम लिख देते हैं। ये होता है AgNH3 और यहां पर हो जाता है, देखिए ये हो जाता है OH हो जाता है। ठीक है, यहां ये दीजिए, OH बाहर कर दीजिए, ऐसा होता है। देखिए ये होता है आपका टॉलेंस रिएजेंट। जब दोनों मिलेगा तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जानेंगे। जहां पर हमको पता चलेगा क्या, कि कौन से, है ना, कंटेनर में एल्डिहाइड है और कौन से कंटेनर में कीटोन है। क्योंकि ये एल्डिहाइड का टेस्ट देगा एज ए सिल्वर मिरर, बट वो कीटोन का टेस्ट नहीं देगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन में ये टॉलेंस रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर ये फेलिंग सॉल्यूशन भी आता है, जहां पर हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन 1 एंड फेलिंग सॉल्यूशन 2 यूज करते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन 1 क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक्वस CuSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन 1 बोलते हैं। मतलब फेलिंग सॉल्यूशन 1 या चाहे A, दोनों में से कुछ भी बोलिए। उसी तरह से फेलिंग सॉल्यूशन 2 जो होता है वो होता है एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन 2। अब दोनों को मिला देंगे तो फेलिंग सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसका भी एप्लीकेशन जो है वही चीज है जो टॉलेंस रिएजेंट के लिए होता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, थोड़ा सा आपको यहां ठीक कर देते हैं, देखिए,
टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पर क्या होता है कि एल्डिहाइड ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, जो एल्डिहाइड वाले में भी आपको हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। जैसे टॉलेंस रिएजेंट में था कि सिल्वर मिरर टेस्ट एल्डिहाइड देता है लेकिन कीटोन नहीं देता है। तो इस तरह से ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका वाइड एप्लीकेशन है। और उतना ही नहीं, आप जानते हैं कि कॉपर एलॉयज है ना, कॉपर का ढेर सारे एलॉयज जो है हमारे डे टू डे लाइफ में काम भी देते हैं। ब्रॉन्ज हो, ब्रास हो, है ना, सब में जो है इस तरह से जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं। तो इन नटसेल वी कैन से दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वाइड रेंजेस ऑफ एप्लीकेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ और इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो मेरा डिस्कशन था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की चर्चा करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।